मारवाड़ शिक्षण संस्थान की 10th की साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास में मानव पाचन तंत्र को पढ़ा था, जो अध्याय संख्या 2 के संदर्भ में बात थी अपनी। मानव पाचन तंत्र में हमने आहार नाल की संरचना को पढ़ा, उसके अंतर्गत सारे भागों के बारे में हमने डिटेल से बात की थी। साथ ही साथ पाचन कहाँ कहाँ पर होता है, कौन कौन से एंजाइमों का क्या रोल होता है, और उसके बाद हमने बात की थी कि अवशोषण की प्रक्रियाएं पाचन तंत्र में, या फिर बात करूं एलिमेंट्री कैनाल में कहाँ पर होती है। ये सारी बातें हमने किसके संदर्भ में की थी? पाचन तंत्र को लेकर की थी। अब हम बात करेंगे दूसरे तंत्र का, और दूसरा तंत्र है जो श्वसन तंत्र, या फिर मैं कह दूं मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम। ये बात रहेगी अपने नेक्स्ट हेडिंग के रूप में। मानव श्वसन तंत्र दूसरे तंत्र की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखिएगा, तंत्र के बारे में हम सब जानते हैं, मानव के बारे में भी बात आई श्वसन को लेकर। तो श्वसन जो होता है, मानव जो श्वसन की प्रक्रिया करता है, मानव में जो श्वास के रूप में अपन गैस जो ग्रहण करते हैं वो ऑक्सीजन या फिर में O2 को ग्रहण करते हैं, और जो जिसका निष्कासन करते हैं या फिर जिस गैस का अपन उत्सर्जन करते हैं वो होती है CO2। O2 की फुल फॉर्म करें तो ऑक्सीजन कहलाता है, और CO2 की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? अब बात आती है कि श्वसन क्यों आवश्यक है। तो श्वसन का मुख्य जो आवश्यक की अगर बात करूं तो ये भोजन या फिर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करने के लिए क्या हो, उत्तरदायी होती है। और ऑक्सीकरण करने के लिए कौन मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है? ऑक्सीजन उत्तरदायी होती है। तो आपसे पूछ ले श्वसन क्या है, तो मैं कह सकता हूँ, या फिर श्वसन क्यों आवश्यक है, तो अपन ये लिख सकते हैं कि मानव में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करना व ऑक्सीकरण के फलस्वरूप निर्मित CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का श्वास मार्ग से वातावरण में मुक्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। बात आपके समझ में आ रही होगी। हम बात क्या कर रहे हैं? श्वसन को लेकर कर रहे हैं। और मानव श्वसन में अगर बात करूं तो भोज्य पदार्थ, पीछे हमने भोज्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं लास्ट अध्याय में ये बात की थी। अध्याय संख्या 1 में क्या क्या उसमें भोजन में होने चाहिए, और उसके बाद उनका क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। आपसे ये पूछा जा सकता है ये प्रक्रिया कहाँ पर होती है, तो ये प्रक्रिया होती है कोशिकांग में, या फिर मैं कह दूँ कोशिका। और कोशिका में क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग। और मुख्य रूप से जो कोशिकांग होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रक्रियाएं देखने को मिलती है। अब पूछा जाता है भाई ऑक्सीकरण क्यों होता है, ये भी पूछा जा सकता है क्यों भाई ऑक्सीकरण हो।
तो आपसे ये बात भी समझ में आ जानी चाहिए आपको कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ऑक्सीकरण इसलिए आवश्यक बन जाता है क्योंकि अगर ऑक्सीकरण नहीं हो तो भोज्य पदार्थों से क्या नहीं मुक्त होती है, ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। अब ये ऊर्जा प्राप्त होने के लिए जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है ये भी 2 चरणों में होती है। एक तो ग्लाइकोलाइसिस और एक क्रेब चक्र की 2 प्रक्रियाएं रहती है। इन दोनों की बातें कभी अपन बायोलॉजी के संदर्भ में काफ़ी डिटेल से बातें करेंगे, उस समय लेंगे। लेकिन अपने 10th के लेवल की बात करें तो इनका ऑक्सीकरण इसलिए आवश्यक बन जाता है क्योंकि मानव शरीर को किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की रिक्वायर्ड होती है और वो ऊर्जा जो होती है वो भोजन से प्राप्त होती है और भोजन का जब ऑक्सीकरण होता है तभी ये एनर्जी कन्वर्ट होती है, नहीं तो इस प्रकार की एनर्जी अपने को नहीं मिल पाती है। इसलिए उसमें क्या होना जरूरी है आपका ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण कब होगा भाई, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो ये बात आपके श्वसन के संदर्भ में मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रही होगी। हम बात इससे आगे लिखते हैं। आपसे ये पूछ ले कि मानव में मुख्य रूप से श्वसन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है, तो आप ये भी ध्यान रखें श्वसन के लिए जो गैस होती है वो कौन सी होती है, O2 होती है। और उत्सर्जन कौन सी गैस का करता है, CO2 का। क्लियर है। और CO2 किसके लिए, प्रकाश संश्लेषणों को प्रक्रिया जो होती है पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसके लिए क्या होती है, उपयोगी होती है। क्लियर है। पादप भी जो करते हैं श्वसन की प्रक्रिया उसमें O2 का उपयोग करते हैं, ये थोड़ा विशेष ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि पादपों में हमने CO2 पढ़ा है, इसका मतलब ये है कि वो श्वसन की प्रक्रिया में भी क्या करें, प्रकाश संश्लेषण करें। अब बात आती है श्वसन की प्रक्रिया करने के लिए श्वसन अंग पाए जाते हैं, तो बात आती है श्वसन अंगों को लेकर। और श्वसन अंग अगर मैं सीक्वेंस के साथ बात करूं तो सबसे पहला आता है नासा छिद्र। नासा का मतलब नाक से है, नासा छिद्र। ठीक है। नासा गुआ, मुख गुआ, कृष्णी, स्वर यंत्र जिसे लैरिंग्स भी कहते हैं, थोड़ा विशेष ध्यान देना, श्वास नली, ब्रोंकाई, ब्रैंकियोल, ब्रोंकाई ब्रैंकियोल, श्वसनी ब्रैंकियोल, और लास्ट एंड फाइनल जो पार्ट रहता है वायुकोपिका। ये चीज़ें रहती हैं। नहीं तो अपन ने पीछे जब पाचन तंत्र पढ़ा था उस प्रकार से अगर फॉलो आरेख बनाना चाहें तो उस प्रकार से भी अपन बना सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ आपको। सबसे जो प्रथम भाग होता है वो होता है नासा छिद्र या नासा वेस्म वर्ड भी आपको मिलेगा। दूसरा जो भाग होता है वो होता है नासा गुआ, नासा गुआ। तीसरा जो भाग मिलता है अपने को वो मिलता है मुख गुआ। चौथा भाग जो अपने को मिलता है वो मिलता है आपको ग्रसनी। और ग्रसनी से बात करूं तो स्वर यंत्र या फिर इसको लैरिंग्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैरिंग्स। और फिर बात करूं तो बात आती है श्वास नली की। और श्वास नली के बाद बात करूं तो होती है ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई के बाद बात करूं तो ब्रैंकियोल।
और ब्रेंक्यूल के बाद की बात करूं तो श्वसनी ब्रेंक्यूल। और अगला जो भाग रहता है वो रहता है एयर पिलाई या फिर वायु कोपिका। क्लियर है? मेरे हिसाब से ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ऊपर से नीचे की ओर लास्ट जो स्टेप रहता है वो वायु की कोपिका का रहता है, एल्विलाई का। और जो ऊपर से बात करता हूँ, देखिएगा जो अंत श्वसन होता है वो इस सीक्वेंस में जाता है और जो बाह्य श्वसन होता है वो इस सीक्वेंस में पुनः विपरीत एरो के साथ बात की जा सकती है। अब देखो श्वसन अंग है या श्वसन जो प्रक्रिया है, ये ज़्यादातर जो देखी जाती है वो श्वसन अंगों को देखी जाती है। तो श्वसन अंगों को दो भागों में बांटा गया है। पूछ ले कौन कौन से। तो पहला तो आता है ऊपरी श्वसन। और दूसरा होता है निचला श्वसन। वर्ड ये भी हो सकता है, निचला श्वसन। देखो नाम ही सब कुछ बता रहा, ऊपरी श्वसन और निचला श्वसन। अब ऊपरी श्वसन और निचले श्वसन की बात करूं तो देखो यहाँ से यहाँ तक का भाग, यानी नासा छिद्र से लेकर स्वर यंत्र तक की बात करूं तो ये संपूर्ण भाग होता है वो ऊपरी श्वसन के अंतर्गत आता है। और यहाँ से श्वास नली से लेकर वायु कुपिका तक का जो भी भाग है ये क्या आता है, निचले श्वसन तक आता है। एक बार फिर समझ लीजिएगा, हम बात क्या कर रहे हैं, श्वसन अंगों की प्रकार या फिर भागों को अपन कितने दो भागों में बात करते हैं। एक तो ऊपरी श्वसन अंग और दूसरे कौन से हैं, निचले श्वसन अंग। अब देखो ऊपरी श्वसन अंग का मतलब है नासा छिद्र से, नासा गुहा से, मुख गुहा से, ग्रसनी से और स्वर यंत्र या लैरिंक्स के। ये जितने भी भाग है ये यानी ये जो देखने को मिलता है इस वक्षीय भाग से ठीक ऊपरी ओर होते हैं। इसके लिए हम इनको क्या देते हैं भाई, ऊपरी श्वसन का नाम देते हैं। और दूसरा जो भाग है वो निचले श्वसन के संदर्भ में बात की जाती है जो अपने वक्षीय भाग में स्थित होता है। मेरे हिसाब से ये सीक्वेंस आपके समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार का फॉलो आरेख नासा स्टेप बाय स्टेप बात की है मैंने, नासा छिद्र से नासा वेश्म में, नासा गुहा से अपन मुख गुहा में, ग्रसनी से और ग्रसनी से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से श्वास नली में जाता है, ब्रोंकाई आगे जाकर दो बढ़ जाती है, ब्रेंक्यूल की भी डिवाइडेशन हो जाता है, श्वास नली और श्वसनी ब्रेंक्यूल। और देखो इन दोनों चीज़ों में ब्रोंकाई को श्वसनी भी कहा जाता है, श्वसनी, और इसको कहा जाता है श्वसनिकाएं। थोड़ा इन दोनों चीज़ों को ध्यान रख लेना। ब्रोंकाई को श्वसनी भी कहा जाता है क्योंकि किताबों में आपकी ये वर्ड आया हुआ होगा, मैंने इंग्लिश वर्ड की बात कर ली होगी। श्वसनी और श्वसनिकाएं ये दोनों चीज़ें भी हो सकती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ऊपरी श्वसन के लेकर परिभाषा। अगर आपसे कोई पूछ ले ऊपरी श्वसन में तो अपन लिख सकते हैं हेडिंग लगा दीजिएगा ऊपरी श्वसन। और ऊपरी श्वसन में बात करूं नासा छिद्र से लेकर नासा छिद्र से लेकर स्वर यंत्र
जिसमें घंटी ढक्कन भी शामिल है, थोड़ा ध्यान रखना। स्वर यंत्र तक के सभी श्वसन अंगों को ऊपरी श्वसन की श्रेणी में रखा गया है। उदाहरण पूछ ले या फिर एग्जाम्पल या सीक्वेंस पूछ ले तो आपके सामने ही है। नासा छिद्र भी है, उसके बाद में नासा गुहा है, उसके बाद में बात करो तो मुख गुहा है, फिर ग्रसनी है, फिर गांठी ढक्कन या स्वर यंत्र या लैरिंग्स है। ठीक है, आपसे कभी ये भी बात की जा सकती है स्वर यंत्र का कार्य, तो जो ध्वनि अपने उत्पन्न होती है वो स्वर यंत्र से होती है, और स्वर यंत्र में जो लैरिंग्स होता है उसमें 9 उपास्थ्याएं पाई जाती है, और इनमें जब ध्वनि अपनी टकराट होती है तो इनके द्वारा अपनी ध्वनि में या फिर इनसे जब वायु टकराती है तो अपने में स्वर उत्पन्न होता है। ये चीज़ें आगे बात करेंगे अपन कभी और जब भी अपने काम पड़ेगा इस चीज़ को लेकर। लेकिन अभी तक हम जो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, केवल मात्र ऊपरी श्वसन को लेकर कर रहे हैं। अगला लिखते हैं अपन, निचला श्वसन। दूसरी हेडिंग क्या रहेगी अपना, निचला श्वसन। हेडिंग लगा दीजिएगा निचला श्वसन। इस क्षेत्र में श्वास नली से लेकर वायु कूपिकाएं, वायु कूपिकाओं ये किसकी होती है, वही फेफड़े का भाग होता है। किसका होता है, यानी मैं कह दूं कि फेफड़ों को, इस क्षेत्र में श्वास नली से लेकर वायु कूपिका तक का संपूर्ण क्षेत्र निचला श्वसन, निचले श्वसन के अंतर्गत माना जाता है। मैं प्रत्येक की स्ट्रक्चर और बिल्कुल डिटेल के साथ बात करूंगा। ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी निचले श्वसन की। अब जो बात कर रहा हूं मैं वो बात करूंगा डायग्राम के साथ। देखो मैंने पहले भी बताया है आपको कि मेरे डायग्राम थोड़े किताब से हटकर हो सकते हैं लेकिन गलत नहीं है, सिंपल डायग्राम रहेंगे, इसलिए थोड़े आपको विचित्र लगते होंगे लेकिन ऐसा कुछ है नहीं।
देखिएगा बिल्कुल डायग्राम बनाने का तरीका कोई विशेष जटिल डायग्राम नहीं है। बिल्कुल सिंपल डायग्राम की बात करूंगा। बिल्कुल आप अपनी नोटबुक में सुंदर डायग्राम ड्रॉ करेंगे और आशा करता हूं कि आप मेरे से भी सुंदर करेंगे। अब देखिएगा इनके बाहर की ओर एक आवरण पाया जाता है जिसे अपन क्या कहते हैं, फुफ्फुसा आवरण। क्या कहते हैं? फुफ्फुसा आवरण। फेफड़े को आप सब जानते हैं कि फुफ्फुस कहा जाता है। और ये कौन सा आवरण है भाई? फुफ्फुसा आवरण है। ये सी आकार के छल्ले हैं जो श्वास नली के चारों ओर उपस्थित होते हैं। जो इनकी दीवारों को दोनों को आपस में इकट्ठा होने से रोकते हैं। यह इनका फंक्शन होता है। ये इस प्रकार से दोनों पर व्यवस्थित होते हैं। इसमें देखिएगा मुख्यतः तो ये जो फेफड़ा है ये 3 भागों में विभक्त होता है इस प्रकार से, जबकि ये जो भाग है ये मात्र 2 भागों में विभक्त होता है। दायां बायां तो आप समझते ही हैं। ये थोड़ा उल्टी डायरेक्शन को दिखाया जा रहा है, कंफ्यूज मत होना। हालांकि बायां इधर से होता है, दायां उधर से होता है। अब बात की जाती है यहाँ से, तो ये जो भाग आता है यहाँ से अनेक इस प्रकार की कड़ी नुमा संरचनाओं का विकास होता है। बहुत जनरल डायग्राम कर रहा हूँ, आपका जो जटिल डायग्राम है उससे थोड़ा हटकर भी होगा, कंफ्यूज मत होना। या हो सकता है आपने 8वीं 9वीं में जो पढ़ा है उसके इक्वल नहीं हो।
यहाँ पर एक हल्का द्रव भरा होता है, जो मैं ये ग्रीन कलर से रो कर रहा हूँ। ये नीचे की ओर जो भाग एक ब्लैक कलर से दिखाया जा रहा है, ये एक डायफ्राम को शो किया जा रहा है। ये इस प्रकार की संरचना है। अब क्या होता है, यहाँ पर मैं वायुकूपिका की बात कर लेता हूँ। इसमें वायुकूपिका का जो गुच्छ होता है वो तीन तीन वायुकूपिकाओं का गुच्छ होता है। वायुकूपिका लगभग गोलाकार संरचना में होती है। लगभग गोलाकार संरचना में होती है। ये इस प्रकार से, लेकिन इनमें जो संख्या होती है वो थोड़ी एक ज़्यादा होती है। हालांकि ये बहुत ही अलग अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। जब हम लंग्स का काट काट कर अपन स्ट्रक्चर देखते हैं उस समय ऐसी कुछ रचनाएं आपके साथ साझा होती है। थोड़ा रफली डायग्राम भी बना रहा हूँ मैं, लेकिन आपके सामने कुछ आरेख आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस भाग से ये इस प्रकार से जुड़ी हुई होती है वायुकूपिकाएं आपस में। अब थोड़ा ठीक ठाक लग रहा होगा डायग्राम आपको। अब मैं इसका नामांकन कर देता हूँ। देखिएगा, ये है सबसे ऊपरी जो क्षेत्र है, क्योंकि इससे ऊपर वाला जो था वो ऊपरी श्वसन अंग थे और ऊपरी श्वसन अंग को यहाँ पर दर्शाया नहीं गया है। केवल किस अंग को दर्शाया गया भाई? निचले श्वसन। और सबसे पहले वाले जो भाग है वो है श्वास नली। कौन सी है? श्वास नली। श्वास नली पर ये जो आकार के देखो इस प्रकार का होता है, ये टोटल इसके चारों ओर होता है, लेकिन अपन डायग्राम में इसको दर्शा नहीं सकते हैं। टोटल इस प्रकार का एक सीक्वेंस होता है। ये पूरा यहाँ तक भी कवरित होता है। ये श्वास नली और ये है सी आकार के छल्ले। जो शायद आपने आज से पहले इनकी बातें नहीं की होगी। ये जो बाहर वाला आवरण है इसको कहते हैं फुफ्फुस या फुफ्फुस, एक ही बात है। फुफ्फुसावरण, फुफ्फुस प्लस आवरण दोनों मिलकर बन गए फुफ्फुसा आवरण। इसकी बात करूं तो यह है जो ग्रीन कलर से दिखाया जाएगा है फुफ्फुसा आवरण द्रव फ्लूइड की बात की जाती है। ठीक है, जो ग्रीन कलर से ये है इसको अपन कहते हैं वायुकूपिका या फिर एयर चैम्बर। इसकी बात करूं तो ये है ब्रोंकाई दोनों।
ब्रोंकाई। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। और जो ये ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है ब्रेंक्यूल। ब्रेंक्यूल। और ये जो भाग है जो वायु कुपिका के साथ अटैच होता है ये कहलाता है श्वसनीय ब्रेंक्यूल। ठीक है। साथ ही साथ जो नीचे की ओर ये है इसको अपन कहते हैं तनुपट। ये बिल्कुल हिंदी नाम है, लेकिन इसको अगर इंग्लिश में कहें तो डायफ्राम। डायफ्राम। क्लियर है। मेरे हिसाब से सभी पार्टों को मैंने क्लियर कर दिया होगा। अगर कोई शेष रहा है, नहीं रहा है। ये एक मानव के फेफड़े का आवरण होता है जो आपके साथ मैंने स्थिति को की। ये हल्का बड़ा होता है, डायग्राम में भी मैंने कोशिश की है कि इसको बड़ा दर्शाया गया है। थोड़ा तिरछा भी झुका हुआ होता है जो मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर मेरे से कुछ गलती रही है तो माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर ये भाग क्या होता है, थोड़ा ऊपर की ओर होता है, और वो भाग क्या होता है, थोड़ा नीचे की ओर होता है। इसमें देखो 3 चैम्बर, 1 2 और 3 चैम्बर, बड़ा है इसलिए 3 चैम्बर है, और इसमें कितने 2 चैम्बर। लेकिन वायु कुपिकाओं का जो समूह इससे भी आगे क्या होता है, गुच्छ बना होता है वायु कुपिकाओं का। मैंने आपके साथ कुछ बात की है, ठीक है। तो इस प्रकार की व्यवस्था होती है। इस सीक्वेंस में होता क्या है मैं बता दूं आपको। इसमें होता यह है कि जैसे ही वायु इसके अंदर प्रवेश करती है, यहाँ से दोनों ब्रेंक्यूल के माध्यम से डिवाइडेशन हो जाता है इसका, और ये वायु इनके साथ जुड़कर जो है आपकी ब्रोंक्यूल, इन ब्रेंक्यूल के साथ जुड़कर वायु कुपिका तक पहुंचती है, और यहाँ पर O2 का क्या हो जाता है, संग्रहण हो जाता है। अब ये कैसे आगे होता है ये चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।